यहाँ जितने लोग हैं हम सब हिंदू हैं, खरे हिंदू हैं। अब ये प्रश्न मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ, मेरे ध्यान में बार बार आ रहा है कि इसमें एक भगवती अंबर ज़ैदी अपने आप को कैसे दिखती होगी। मैं बाहर से देख सकता हूँ, अंबर शिया है। भारत में जो इस्लामी है उसमें शिया सुन्नी सब है, मगर आज की स्थिति ये है कि भारत के सभी वो हिंदू हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों, चाहे आर्य समाजी हों, सनातनी हों, सिख हों, शिया हों, ईसाई हों, ये सारे पीड़ित हैं। और उस सारी व्यवस्था से कई बार लोग बड़ा आग्रह से, बड़े कड़वे ढंग से कमेंट करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर लेते, वैसा क्यों नहीं। मगर घोर जब होती है ना, बिल्कुल हल्की सी किरण आती है और उसी रास्ते से फिर सूरज दाखिल होता है। अंबर की मौजूदगी उस रोशनी की तरह है। सभागृह में मौजूद सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार और भारत माता की जय कार्य से मैं इस अपने उद्बोधन की शुरुआत करने वाली हूँ। भारत माता की जय। यहाँ पर मौजूद सभी महानुभाव को मेरा नमस्कार और तुफैल दादा का को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। और जिस बात को रखने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी कोई विद्वान नहीं हूँ, छोटे मोटे कार्य जो मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने देश के लिए और अपने समाज के प्रति जो महसूस करती हूँ वो मैं करती हूँ। उन्हीं सब से जो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैं जुटा पाती हूँ वो आप सब के साथ आज मैं साझा करूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेरे से सीनियर लोग मौजूद हैं और उन्होंने अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें रख दी हैं। मेरे लिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है और अंत में बोलने वालों के पास कुछ खास रह नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आप सबके समक्ष कुछ रख पाऊँ, क्योंकि हम आज जिस दौर में है और जिस स्थिति में हमारा देश है और जो कुछ भी हमारे देश ने हज़ारों सालों में देखा है और आज भी वो सारी चीज़ें कंटिन्यू हैं, क्योंकि वो पहले अलग तरीके से होती हैं। आज डिजिटाइज वर्ल्ड है, सब कुछ बदल गया है, तो आज तरीके भी बदल गए हैं, वक्त के साथ तरीके भी बदल जाते हैं। मॉडर्न जो भी तरीके होते हैं, तौर तरीके, जैसे कि हम सब बात करें कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से उसका इस्तेमाल किस किस तरह से करते हैं। मैं यहाँ पर जो बात रखना चाहती हूँ वो ये कि मैं एक मुसलमान हूँ और आप, मुझे लगता है कि आप सब के मौजूद के बीच यहाँ पर मैं एक अकेली मुसलमान हूँ और मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, और लेकिन मैं भारतीय मुसलमान हूँ और इस बात को मैं बहुत गर्व के साथ हमेशा कहती हूँ, चाहे टीवी डिबेट हो या कोई भी मंच हो, मुसलमान होना मेरे लिए दूसरे नंबर पर आता है। पहले मेरे लिए है भारतीय होना, और ये सबसे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए है। दुनिया की हर चीज़ मुझसे छिन जाए, लेकिन जो मेरी पहचान है भारतीयता, वो मेरे लिए सबसे अहम है। और मैं ये भावना उन अपने समाज के लोगों तक भी पहुँचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, क्योंकि जिस बात की हम चर्चा काफ़ी समय से कर रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी है और हम बड़ी आबादी वाला देश है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और इस सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो मिसयूज़ हमारे देश में हुआ है आज़ाद 75 सालों में, इनफैक्ट 76 सालों में, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुत सारे हमने देखा कि कितने सारे समाज की, इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि मैं मुस्लिम महिलाओं से जुड़े हुए इनफैक्ट जो भी समाज में कुरीतियां हैं, ट्रिपल तलाक का ऐसा मुद्दा रहा जिस पे मैंने सालों काम किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ सरकार की कि उन्होंने कानून बनाकर मुस्लिम बहनों को वो कानूनी संरक्षण दिया। हालांकि कानूनी संरक्षण तो मिला हुआ था समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार है, लेकिन बावजूद उसके इस देश में सेक्युलरिज्म की वजह से, जो सेक्युलरिज्म का वायरस हमारे देश में लोगों को इंजेक्ट किया गया था आज से दशकों पहले, उसके बाबत हमारे देश में लोगों के बीच धर्म के नाम पर उनके बीच जो असमानता फैली हुई, उसको रोकने के लिए एक शुरुआत की गई। और आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी उत्तराखंड में ड्राफ्ट वहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है और एक शुरुआत हो चुकी है उस सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सही माने में, जिसको शायद
पहले पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो तत्कालीन सरकारें थी, मैं शाहबानो का एग्जाम्पल आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि एक वृद्ध महिला जो सिर्फ चंद रुपयों के गुजारे भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और तत्कालीन सरकार उस फैसले को पलट देती है। लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं इंडिया गेट पर और वो प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब बात कर रहे थे कि हमें एक ग्रुप बनाने की जरूरत है, एक ग्रुप मिलकर किस तरह से कोर्ट्स के फैसले बदल देता है। और एक असहाय महिला जो अपने पति से चंद रुपयों की उम्मीद रखती है और उस फैसले को बदल दिया जाता है, नारी के अधिकारों को एकदम ध्वस्त कर दिया जाता है। और आज तक हम उन जो अन्याय है उनको लेकर आज तक हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब भी उन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो कहा जाता है कि ये लोग खरीदे हुए हैं, ये लोग तो शायद हिंदू हो गए हैं या इनको किसी संगठन से कोई पोषण मिल रहा है। तो हमें कहीं से कोई पोषण नहीं मिलता। जो कुछ भी हमें महसूस होता है अपने समाज में, जो अन्याय हम होते हुए देखते हैं, वो खुद हम, क्योंकि हमारे अंदर वो बोध खुद होना चाहिए। हम एक शत्रु बोध होने की हम बात कर रहे हैं कि हमारा देश है, समाज की मैं बात करती हूँ। कौम का मतलब होता है जो हमारे देश के लोग होते हैं। कौम मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं मुसलमान समाज की मैं बात कर रही हूँ, मैं इस देश के हर एक इंसान की बात करती हूँ कि हमारी कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर वो शत्रु बोध का जो हमने उसमें अभाव है और रहा है और आज भी है, वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। क्योंकि हजारों वर्षों में भारत ने जो कुछ देखा, और यहाँ तक कि भारत माता के सीने में खंजर चलाकर उसके टुकड़े भी हुए, धर्म के नाम पर हुआ, सब कुछ धर्म के नाम पर हुआ। इस धरती ने विभाजन देखा और इस धरती से मुसलमानों ने जी धर्म मतलब मजहब, बिल्कुल टू बी प्रिसाइज, बिल्कुल मजहब के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ। जी, मजहब के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ। और आज भी मजहब के नाम पर हमने देखा हल्द्वानी में जो हिंसा हुई। इनफैक्ट शाहीन बाग की हमने बात की, एक शाहीन बाग नहीं बल्कि कितने ही सारे दर्जनों शाहीन बाग हमारे देश में बने। क्यों? क्योंकि हम सेक्युलर हैं और ये बात आप सब मानते हैं, मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं सेक्युलर बिल्कुल नहीं हूं। और सेक्युलरिज्म का बोझ अब तक आप सब ने उठाया और अब जिम्मेदारी मेरी है कि वो सेक्युलरिज्म का जो एक पल्ला झुका हुआ था उस थोड़ा उसका भार इधर लाकर उसको बैलेंस आउट किया जाए और सही माने में जो सेक्युलरिज्म है वो इस देश में इम्प्लीमेंट हो। जिस दिन इस देश का मुस्लिम समाज उस सेक्युलरिज्म का भार उठाना शुरू कर देगा, हमारे देश में जो जगह जगह पर इस तरह की तोड़ फोड़ और मजहब के नाम पर हिंसा होती है, इनफैक्ट मजहब के नाम पर कुछ लोग निकल आते हैं समय समय पर। मैं तो ये देखती हूँ कि कभी ऐसा कोई दिन या कोई समय नहीं गुजरता कि जब हमारे देश में मजहब के नाम पर युवाओं को भड़काकर सड़कों पर नहीं उतारा जाता। और मजे की बात यह है कि उनका कोई बाल बिका भी नहीं कर पाता, वो वहीं ठाट बाट से बैठकर अपने घरों में और अपने शीश महल में बैठे रहते हैं और मासूम युवाओं को भड़काते हैं और किस तरह से इस देश में आग लगाई जाती है। और इनफैक्ट देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमारे देश की जो एक इमेज है उसको तार तार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तार बहुत दूर तक जुड़े हैं। यहाँ पर जो फंडिंग की बात हो रही थी, तो फंडिंग सिर्फ लोकली नहीं होती, ऐसे लोग विदेश में जाकर कहते हैं कि भाई हमारा बड़ा बुरा हाल है, मुसलमान खतरे में है और हमारे अधिकारों को एकदम वहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, मस्जिद तोड़ दी, मंदिर बना दिया। अभी श्री राम जन्मभूमि का हम सब ने देखा कि एक भव्य वहाँ पर पूरा एक कार्यक्रम रहा, लेकिन हमारे देश के जो सेक्युलर पत्रकार हैं कहते हैं कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। आरफा खानम शेरवानी ने वो रोना डाला है कि भाई मंदिर बन गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया। वो देश जिसने विभाजन होने के बाद भी मुसलमानों को वही अधिकार दिए जो इस देश की मेजॉरिटी के, इस देश के हिंदुओं के थे, उसके लिए शुक्रगुजार ना होकर हम आज भी इस देश के लिए रोना रोते हैं कि हमारे साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार होता है। कौन सा दुर्व्यवहार होता है? दुर्व्यवहार होता है इस देश की उन मुस्लिम महिलाओं के साथ जिनको एक राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन बावजूद उसके भी धर्म के नाम पर उन कुरीतियों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हलाला की हम बात कर रहे थे, हालांकि हलाला कुरानिक नहीं है जो कि प्रैक्टिस है, लेकिन हलाला गैंग्स चलते हैं। निकाह मिस्यार होता है, हैदराबाद से 9, 8, 11 साल की बच्चियों को एक अरबी शेख
उठाकर ले जाता है, लेकिन ओवैसी साहब जो हर जगह गला फाड़कर एकदम दहाड़ देते हैं और पूरे समाज को हिलाने की ताकत रखते हैं। कभी उनको ये एहसास नहीं होता कि मेरे समाज की, मेरे देश की एक मासूम बच्ची को एक अरबी शेख चंद सिक्कों के एवज में ले जाता है, उनका खून नहीं खौलता। तो एक किस तरह के लोग हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हर तरह की चीज को बहुत कन्वीनियंटली उनको जहां पर कहां पर क्या बचाना है वो आराम से कर लेते हैं, लेकिन युवाओं को भड़का देते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो मुद्दा और जो बात आप सबसे कहना चाहती हूँ, मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करती हूँ जहां पर मजहब, धर्म और रिलीजन सब कुछ हो, और ये जो कुछ भी होता है ये हमारा पर्सनल अफेयर होता है। मैं घर पे बहुत पक्की मुसलमान हो सकती हूँ, लेकिन आप सबके सामने मैं सिर्फ एक भारतीय महिला हूँ और यही मेरी एक पहचान है। और इनफैक्ट देश के बाहर भी हम सब जाते हैं तो हम सबको सिर्फ भारतीय के रूप में ही लोग पहचानते हैं, और यही इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। और हर वो विचार जो किसी भी मानवता के प्रति, किसी के लिए भी हिंसा को, नफरत को बढ़ावा देती है, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई दीन हो, कोई मजहब हो या कोई भी रिलीजन हो, मैं हर उस विचार को मैं डिस्कार्ड करती हूँ। और मैं ये आग्रह उन लोगों से भी करती हूँ कि मजहब के नाम पर हिंसा, उन्माद को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। कब तक हमारे देश में इस तरह से हिंसा होती रहेगी? कल अमित शाह जी ने एक कार्यक्रम में सीए का अनाउंसमेंट किया और टीवी पे डिबेट शुरू हो गए, और सब टीवी चैनल वालों ने कॉल करना शुरू कर दिया कि हम सीए आ रहा है, आप जल्दी से डिबेट्स में आ जाइए। और बहुत सारे डिबेट्स भी हमने किए, लेकिन वहां पर बहुत सारे महानुभाव थे जो कि मेरे ही समाज के, मेरे ही मजहब के लोग थे। वो सब कह रहे थे कि आप ऐसे कैसे मुसलमानों को छोड़ सकते हैं सीए के अंदर? भारत तो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, आपने कैसे मुसलमानों को छोड़ दिया? आपको अगर इतना ही हिंदुओं की आपको परवाह है तो आप उनको रोजगार दे दीजिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही? हंसी नहीं आ रही शायद आपको। सीए के अंदर वो रोजगार देना चाह रहे हैं हिंदुओं को। सीए का उनको यही नहीं पता कि सीए का आधार क्या है। तो वो लोग जिनको यही नहीं पता, लेकिन उनको रेटरिक करने के लिए टीवी चैनल पर जरूर आना और ये दिखाना है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और ये देखकर जो इस देश के करोड़ों मुसलमान हैं वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारे साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमें तो सीए से बिल्कुल एकदम दूर रखा गया है, हमें क्यों उसमें इंक्लूड नहीं किया गया? कोई बात उनसे पूछे जरा कि आपने मजहब के नाम पर पहले ही पाकिस्तान, बांग्लादेश ले लिया, और यहाँ पर जो भी प्रताड़ित वहां के लोग हैं, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनको आने का इस देश में अधिकार है, हर तरह का अधिकार है, क्योंकि भारत ही वो एकमात्र धरती है हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, जो उनकी होमलैंड है। और ये भारत का दायित्व है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो भी लोग सताए हुए हैं उनको जल्द से जल्द शरण दे, क्योंकि यहाँ पे उमेंद्र जी बैठे हुए हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ इस मुद्दे पे काम करते हैं। और मैं भी जो भी पड़ोसी मुल्क है उससे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उस पर बारीकी से नजर लगती हूँ और उस पर चर्चा भी करती हूँ। मियां मिट्टू पाकिस्तान में एक बहुत ही इज्जत जिनको मिलती है, आईएसआई के प्लांट किए हुए वो एक बहुत बड़े महानुभाव हैं जिनका काम है माइनॉरिटीज की बच्चियों को आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके उनको उठाना, अगवा करना, और उनके बहुत सारे ऐसे चेले चपाटे होते हैं जो उन बच्चियों को उठाकर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और जस्ट कन्वर्ट, पहले उनको अगवा करते हैं, उनका रेप होता है, फिर जबरन उस अधेड़ उनके आदमी के साथ उस बच्ची का निकाह कर दिया जाता है। और वो बच्ची कोर्ट जाने से पहले या कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, उस बच्ची का माँ बाप से मिलने का कोई अधिकार नहीं होता। वो माँ बाप से दूर हो जाती है, वो कहती है कि भाई मैं कन्वर्ट हो गई। एक मासूम बच्ची जिसको यही नहीं पता कि हो क्या रहा है, उसको अगवा कर लिया गया है। पूरा सिस्टम, जुडिशरी से लेके पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सिस्टमैटिकली ये सारे कृत्य कर रहा है। और हमारे देश में लोग बैठकर टीवी चैनल्स पे ये कहते हैं कि ये सब तो हर जगह होता है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती रहती है, थोड़ी बहुत तो सब जगह प्रॉब्लम होती है। तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? जहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही वहां पे आप प्रॉब्लम लेकर बैठ गए टीवी चैनल पर, कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो बहुत ज्यादा एकदम इनजस्टिस हो रहा है, बहुत ज्यादा हमें परेशानी है, हमें सीए से दूर रखा गया है। तो ये सारे लोग, और मैं तो अपने जो टीवी चैनल्स वाले हैं उनसे भी ये बात कहती हूँ कि कम से कम थोड़ा पढ़ा लिखा ले आया करो, जिससे लड़ने में भी हमें लगे कि हाँ जिसको पता है उस मुद्दे का, जिसको मुद्दा ही नहीं पता उससे आप कहाँ दीवार में सर टकराएंगे, किसको हम समझाएंगे?
कि आपको मसला ये नहीं, सीए कुछ और है, यूसीसी कुछ और है। यूसीसी की बात करें तो कहते हैं कि भाई भारत तो विविधताओं वाला देश है, और विविधताओं वाला देश है तो मतलब ये सब तो होना चाहिए, और आपने किस तरह से जो अन्य जो जाति है उनको अलग रखा है, तो हमें भी ये अधिकार होना चाहिए कि जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको हम एज इट इज हम कंटिन्यू करते रहें, और हमें विविधताओं के नाम पर इनजस्टिस करना अलाउ होना चाहिए। तो कोई उनसे पूछे कि अगर आप मजहब की बात करते हैं या शरिया की बात करते हैं, तो शरिया में टैक्स लॉज भी हैं, फिर शरिया में क्रिमिनल लॉज भी हैं। तो क्रिमिनल कोड की जब बात आती है तो पूरी तरह से भारत का संविधान फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट टैक्स लॉज में भी सारे भारत के जो भी टैक्स लॉज हैं वो फॉलो किए जाते हैं। सब्सिडी इस्लाम में हराम है, लेकिन सरकार से भर भर के सब्सिडी मिलती है मदरसों में, या सरकार की जो भी अन्य पॉलिसीज हैं, सब जगह हर चीज का आनंद लिया जाता है। लेकिन जब बात आती है महिलाओं की तो वहां पर खून खौल जाता है। ऐसे कैसे शरिया में मुदाखलत हो सकती है? आप ऐसे कैसे आप जो दारुल कज़ा चल रहे हैं उनको खत्म कर सकते हैं? जरा आप सोच सकते हैं कि दारुल कज़ा भारत जैसे एक आजाद मुल्क में, वो देश जहां पर संविधान नाफिज है, देश संविधान से चलता है, लेकिन हमारे देश में एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम चलता है, दारुल कज़ा। उन दारुल कज़ाओं में भारत की मुसलमान बच्चों की तकदीर तय की जाती है। वो हलाला कैसे होगा, कितने रुपए में होगा, ये तय किया जाता है, और यहाँ पे किसी को बुरा नहीं लगता। इस चीज को होने देते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सेक्युलर हैं। तो सेक्युलरिज्म के नाम पर महिलाओं का अपमान और इस देश की नारी की जो सम्मान के साथ खिलवाड़ की जाती है, क्योंकि हलाला एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड रेप है, ऑर्गेनाइज्ड क्लैरिकल रेप, जिसमें वो पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं। एक लड़की, एक महिला जिसका कोई भी उसमें लेना देना नहीं होता, उसकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उनके शौहर को गुस्सा आ गया था चाय में, शायद चाय ठंडी थी, सब्जी में नमक हो गया था, तेज रोटी जल गई थी, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने 3 बार तलाक दिया। और फिर उनको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, वो गलती हो गई थी, तो वापस आ जाओ। अब वापस आने के लिए उनको पहले किसी और से निकाह करना होगा, फिर उस मैरिज को कंज्यूमेट करना होगा। और आप ये सब समझ सकते हैं कि एक महिला के ऊपर, एक लड़की के ऊपर क्या गुजरती होगी कि जिसकी कोई गलती नहीं है, और उस गलती ना होने के बावजूद उसको एक सब से गुजरना पड़ता है, और ये सब होता है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि मेरी जो बड़ी बहन है, उनकी क्लासमेट बिल्कुल एकदम इस्लामिक दाढ़ी वाले थे, बहुत ज़्यादा कट्टर इस्लामिक। और जब से उनके सामने वो बहुत ज़्यादा डिफेंड करते थे, क्योंकि हमारी बहस होती थी कि नहीं, जब मेट्रो तो तलाक पे काम करती थी, कैसा होता है, ऑर्गेनाइज जो हलाला गैंग्स है वो हैं, तो उनको लगता था कि शायद मैं किसी इन्फ्लुएंस में इस तरह की बातें करती हूँ। लेकिन उनके सामने एक परिवार में उनकी कई सारी लड़कियाँ थी, और उन्होंने 2 लड़कियों की शादी एक साथ की थी। उतना संपन्न परिवार नहीं था, किस तरह से 2 बच्चों की शादी की, और एक बच्ची की शादी ठीक नहीं बैठी, उन्होंने और कुछ डिमांड करना शुरू कर दी। तो फिर तलाक तक नौबत आई, और वो 3 बार वो 3 तलाक बोल के उस लड़की को तलाक दे दिया। फिर फैसला बड़ों के बीच में आया, तो हुआ ये कि भाई गलती हो गई, वापस से आपको लाना पड़ेगा। तो फिर वही हलाला वाला मसला सामने आया कि भाई हलाला करना पड़ेगा, वापस आ रहे हैं तो फिर एक मौलाना साहब ने सजेस्ट किया कि भाई 50,000 रुपए और मैं आपका ये काम कर दूंगा। और इस सब के साक्षी वो खुद रहे। उस दिन से उन्होंने दाढ़ी मुंडवा ली। रियलाइज हुआ कि हाँ, ये वाकई में होता है। हमारे जैसे लोग, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां या कहीं से कोई स्क्रिप्ट मिली नहीं होती है, क्योंकि हम इस समाज में हैं। हमें वो बोध है कि हमारे साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, और हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और हमारे जैसे लोग जो भी आवाज़ उठाते हैं, उन सब को आवाज़ में उनकी मजबूती होती है, सरकार उनको सुनती है, आप जैसे लोगों का समर्थन मिलता है। ये बड़ी बात है। आज उत्तराखंड से यूसीसी की शुरुआत हुई है, और क्योंकि मैं खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हूँ, और मैं केंद्र सरकार से ये उम्मीद लगाती हूँ कि केंद्र में ऐसा कानून आए जहां पर पूरे देश में हर एक बहन बेटी को धर्म से ऊपर उठकर समान अधिकार मिले, और ऐसा भारत जो कि सही माने में सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो पाएगा। और मैं उसी दिन, जिस दिन इस देश की महिलाओं को धर्म से ऊपर उठकर समान अधिकार होंगे,
तभी मैं इस देश को सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मानूंगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता, जहां पर धर्म के आधार पर जस्टिस होता है, जिस देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ जिनको गोद लेने की इजाजत नहीं है, जिन लोगों को, जिन बेटियों को माँ बाप की जायदाद में बराबरी का हक नहीं मिलता, जिस महिला को अगर वो अपने पति के साथ खुश नहीं है या उसका पति उसको परेशान करता है वो तलाक नहीं दे सकती, तो ये किस तरह का संविधान है, किस तरह का समान अधिकार है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसको डिफेंड करते हैं कि आप तो क्योंकि बीजेपी के पास कुछ मसला नहीं बचा है तो इसलिए आप यूसीसी और सीए उठा के ले आए। तो यूसीसी की बात हो या सीए की बात हो, हर मसले से हमारी बेटियां, हमारी बहनें जुड़ी हैं और जिन लोगों को अपनी बहन बेटी के सम्मान की चिंता नहीं है वो, मुझे लगता है कि वो सोए हुए होते हैं, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों या फिर मुस्लिम समाज के। मुस्लिम समाज के मर्दों को तो मैं धिक्कार कहती हूँ कि आज तक मुस्लिम समाज के मर्दों ने इस देश में मुस्लिम महिलाओं के साथ जो शरिया लॉज के नाम पर, पर्सनल लॉज के नाम पर 70 के दशक में पर्सनल लॉ बोर्ड खोला गया और उसके बाद जो संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, उसके बाद जो पूरा खिलवाड़ इस देश में सेक्युलर राजनीति के नाम पर हुआ, उस सब का फल हम सब के सामने है। और आज हम उस फल को हमारे ऊपर लादा गया, हम सबको जबरदस्ती खिलाया गया और अब हम वो जो वृक्ष सेक्युलरिज्म का लगाया गया था, हम उसको जड़ से उखाड़ने की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ऐसी सेक्युलरिज्म जहां पर एक ही समाज के ऊपर से पूरा सेक्युलरिज्म का भार हो और एक पक्ष मनमानी करता रहे, मजहब के नाम पर हिंसा भी करता रहे, हर तरह का अन्याय, इनजस्टिस उनको करना अलाउ हो। तो ये किस तरह का देश और किस तरह का संविधान है और किस तरह का समाज है जहां पर हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि ये देश हम सब का है, विविधताओं वाला देश है। विविधताओं का मतलब ये है, मैं अंबर जैद हूँ, आप सब के नाम कुछ और सोचते हैं, यहाँ पर उमूद जी बैठे हैं, तुफेल दादा है, तो हम सब ये नाम है और हम घर में ये सब हैं, लेकिन पहचान हमारी है कि हम एक दूसरे, और ये भारतीयता है कि हम सब की समान इज्जत करते हैं और हम किसी से उसकी धार्मिक पहचान की वजह से नफरत नहीं करते हैं। वो देश, वो भारत, वो भारतीयता जो सदियों से हमारे देश का हिस्सा बनी है और यही भारतीयता है, क्योंकि सीए तो आज है, वो जो अब भारत का विभाजन तब ये कानून बना, लेकिन उससे पहले भी हजारों साल से दुनिया भर में जहां कहीं भी किसी के ऊपर भी धर्म के आधार पर कोई भी प्रताड़ना हुई है उसको शरण भारत ने दी है। और मैं खुद उस समुदाय से आती हूँ, मैं शिया हूँ और शियाओं को आफ्टर कर बदतर तरह से जो चुन कर यहाँ तक कि कब्रों में से निकाल कर उनको मारा जाता, तो मर भी जाते थे, उनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया जाता था। तो उस समाज से आती हूँ कि जिस समाज को भारत ने शरण दी, और आज हम शायद, मुझे नहीं लगता कि भारत से ज़्यादा कोई भी ऐसा देश है जहाँ पर नॉट जस्ट शियास बल्कि पूरे मुसलमान बहुत शांति से, पूरे उस इज्जत सम्मान के साथ, उन अधिकारों के साथ रहते हैं जो शायद उन मुस्लिम, उन इस्लामिक कंट्रीज में भी नहीं दिए जाते जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी। तो हम इस तरह के माहौल की बात करते हैं, लेकिन मेरी बात शायद, अगर मैं इस तरह की बात करती हूँ तो उनको लगता है कि पता नहीं ये तो शायद हिंदू हो गई हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान तो आप घर में ही हैं, देश के लिए तो आप देशवासी हैं, सिटीजन हैं। हम सब जो संविधान और इस देश से मिल रहे अधिकारों की तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और उन अधिकारों का आप उनको मांगने के लिए आप सड़कों पे बैठ जाते हैं, चक्के जाम कर देते हैं, चाहे दिल्ली जल जाए या किसी की जान चली जाए, लेकिन क्योंकि हम तो पक्के मुसलमान हैं और हमें अधिकार है कि हम अपनी बात कहनी है और हम हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उस हक परस्ती में शायद देश के बारे में सोचना नहीं आता। हम मजहब के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि देश में दंगे भड़क रहे हैं और उसका किस तरह से कुछ सेक्युलर वादी पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। दिमाग में जो कुछ भी हुआ, लोगों को भड़काकर, गलत समझाकर कि सीए में आप सबको निकाल दिया जाएगा, बल्कि सीए में तो किसी को निकालने की बात ही नहीं है। सीए में तो उन प्रताड़ित, सताए हुए लोगों को इस देश में लाने की बात है जिनका ये देश है, जिनकी ये जमीन है, और उन लोगों का ज़मीर नहीं जागता कि हम कहाँ किस जाल में फंसे हुए हैं। और ये सारी चीज़ें भारत में ही नहीं बल्कि जो हम पूरे
विश्व में देखते हैं कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जहाँ पर इस तरह की खबरें नहीं आती। और जब भी इस्लाम को लेकर या मुसलमानों को लेकर इस तरह की बात आती है तो मुझे बुरा नहीं लगता, और मुझे ये बात एक्सेप्ट करते हुए अफसोस ज़रूर हो रहा है कि हाँ, हमारे मज़हब में और हमारे मज़हब के लोग हमारे समाज में अलगाववाद की भावना को बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में बढ़ाते हैं। और ये सब उसका एग्जाम्पल हम आए दिन कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में, देश में, सब जगह देखते रहते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और रोकेगा कौन? शुरुआत सऊदी अरेबिया से हुई है। मोहम्मद बिन सलमान ने काफ़ी कुछ बदलने की कोशिश की है, और सऊदी अरेबिया में भी जो बदलाव आए और जिस तरह की बातें उन्होंने आते ही इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो भारत के मुसलमान कहते हैं, क्योंकि वो तो MBS से ज़्यादा मुसलमान है, पक्के वाले, वो कहते हैं कि वो तो यहूदी है, वो मुसलमान ही नहीं है। वो होता कौन है हमें ये बोलने वाला कि 200 साल बाद आई हुई हदीसों की ऑथेंटिसिटी पे हमें शुबा है, हम उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई नहीं कर सकते, तो हमें उसको नहीं मानना चाहिए। और इनफैक्ट जिस मॉडर्न वर्ल्ड में आज हम रहते हैं, कोएग्जिस्टेंस की, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, और हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो मेरे अधिकारों की बात है तो फिर मुझे आपके अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। मैं अपने अधिकारों के नाम पर आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। यही कानून है, और यही एक ह्यूमन जो कहना चाहिए कि ह्यूमन कनेक्ट भी ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, आपका भी है, मेरा भी, हम दोनों का ही सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो बदलाव हम उम्मीद करते हैं और जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में होने चाहिए, उसकी शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जैसे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग अपने आसपास लोगों में जाकर इस तरह की भावना रखें कि हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी है धर्म के आधार पर, लेकिन हमें वो बोध उनके अंदर डालना है कि देश के प्रति, समाज के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसको समझें, और देश सर्वोपरि है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर ये भावना जिस दिन लोगों के अंदर आ गई, खासतौर से इस देश के मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस तरह की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। और ये देश बहुत खूबसूरत है, और सबसे अफसोस की बात यही है कि भारत की जो मेजॉरिटी मुसलमान है वो नेटिव इंडियंस हैं, वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, और मेरे जैसे मुसलमानों को कहते हैं कि आप तो जैदी हैं, आपको क्यों बुरा नहीं लगता? लेकिन भाई मैं जैदी हूँ, मुझे नहीं बुरा लगता, तो आपको क्यों बुरा लगता है? आप क्षत्रिय सरनेम लगाकर मुसलमान, चौधरी, जाट, बग्गा और इस तरह के नाम लगाकर आप बोलते हैं कि आपको बुरा लगना चाहिए। मैं कहती हूँ आपको क्यों लग रहा है? मुझे लगना चाहिए। जब मुझे नहीं लग रहा तो आपको क्यों लग रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ा झोल है, और उस झोल को हमको क्लियर करना है, और ये हम सब की साझी जिम्मेदारी है। और जिस देश के लिए समाज में हमको जो कार्य करने की जो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो बोध हमारे अंदर खुद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने कोई जिम्मेदारी या कुछ असाइन किया है, क्योंकि जिम्मेदारी देश के सुरक्षा करने की सिर्फ देश के जवानों की नहीं होती, बॉर्डर पे जो जवान है उनकी नहीं होती। हर एक हम सब सैनिक हैं, हम सब सोल्जर हैं, और सोल्जर कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। हम हमेशा अपने देश के लिए कार्य करते रहें और बदलाव के लिए कार्य करें, और जहां पर भी जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको बदलने की कोशिश करें, देश की अखंडता और एकता के लिए काम करते रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार इसी सबके साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम।